आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि एक रिसर्च स्टडी के रिजल्ट्स जो एक सैंपल पर बेस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ये प्रोसेस हमें ये बताता है कि एक सैंपल स्टडी के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन स्टडी के रिजल्ट से कंपेयर करना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ कोर लॉजिक्स हैं। मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक प्योरीफाइड विटामिन दिया गया है और आप ये देखना चाहते हैं कि विटामिन का असर बेबीज़ के वॉकिंग एज पर होता है या नहीं। अगर एक बेबी जो विटामिन ले रहा है वो 8 मंथ्स के अंदर वॉक करना शुरू कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन का इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि बिना विटामिन के बेबीज़ को इतनी जल्दी चलना बहुत रेयर है। इसीलिए अगर हमारे सैंपल का रिजल्ट इतना एक्सट्रीम है कि नल हाइपोथेसिस के अंडर होने के चांसेस कम हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सिस्टमैटिकली फॉलो करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हमें नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस यानी H1 को क्लियरली डिफाइन करना होता है। रिसर्च हाइपोथेसिस वो है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली प्योरीफाइड विटामिन बेबीज़ को जल्दी चलना शुरू करवाता है, तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। इसका ऑपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि विटामिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा और बेबी सेम एज पर ही चलना शुरू करेंगे। स्टेप 2 में हम डिटरमाइन करते हैं कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के सिचुएशन को जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो वॉकिंग एज के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 14 मंथ्स और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मंथ्स होगा। हम ये जानकर सैम्पल स्कोर को इस डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हैं। स्टेप 3 में हम कट ऑफ सैम्पल स्कोर को डिसाइड करते हैं। ये स्कोर वो थ्रेशोल्ड होता है जिसके बेसिस पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 सेट करते हैं तो कट ऑफ जेड स्कोर हमारा -1.96 होगा। अगर हम स्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंस लेवल चूज करते हैं जैसे 0.01 तो कट ऑफ जेड स्कोर -2.57 होगा। ये कट ऑफ स्कोर डिसाइड करता है कि रिजल्ट कितना एक्सट्रीम होना चाहिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। स्टेप 4 में हम एक्चुअल स्टडी का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमने देखा कि बेबी 6 महीने में चलना शुरू करता है और मीन 14 मंथ्स और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मंथ्स है। इस केस में जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो ये -2.67 होगा। ये जेड स्कोर हमें ये बताता है कि सैम्पल स्कोर कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से कितना दूर हो। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं ये हमने पहले की वीडियोस में कवर किया हुआ है। स्टेप 5 में हम ये डिसाइड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं। अपने कैलकुलेटेड जेड स्कोर को कट ऑफ स्कोर से कंपेयर करते हैं। अगर जेड स्कोर कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा एक्सट्रीम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा जेड स्कोर -2.67 है और कट ऑफ जेड स्कोर -2.33 है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि विटामिन का इफेक्ट है। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। रिसर्च हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो 100% ट्रू है। अगर रिजल्ट इतना एक्सट्रीम नहीं है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके तो हम कहते हैं कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है और स्टडी इनकन्क्लूसिव है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट को प्रेडिक्ट करता है, जैसे विटामिन से अर्ली वॉकिंग। इस केस में वन टेस्ट यूज होता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, जैसे सोशल स्किल्स प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी को चेंज करेगा। इस केस में हम 2 टिल्ट टेस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको दोनों डायरेक्शंस यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखनी होती है।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे दो तरह के एरर हो सकते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। इनको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक न्यू मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं जो आपके दोस्तों को लगता है कि हेडेक को ठीक कर सकती है। आपका नल हाइपोथेसिस है मेडिसिन का हेडेक पर कोई इफेक्ट नहीं है, और आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है मेडिसिन हेडेक को ठीक कर सकती है। टाइप 1 एरर में आप ये मान लेते हैं कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। जैसे आपके दोस्तों का हेडेक ठीक हो गया हो लेकिन वो बस कोइंसिडेंस हो सकता है। आपने गलत डिसीजन लिया कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट है जब वो एक्चुअली नहीं था। टाइप 2 एरर में आप ये मान लेते हैं कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन एक्चुअली वो इफ़ेक्टिव है। जैसे कि आपको लगता है कि मेडिसिन हेडेक को ठीक नहीं करती, जबकि सच्चाई ये है कि मेडिसिन सच में इफ़ेक्टिव थी और हेडेक को ठीक करती थी। आपने गलत डिसीजन लिया कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं था जबकि वो एक्चुअली था। तो एक साइड पे टाइप 1 का एरर है। टाइप 1 एरर का मतलब है कि गलत पॉजिटिव रिजल्ट, और दूसरी साइड पे टाइप 2 का मतलब है गलत नेगेटिव रिजल्ट। दोनों एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है ताकि आपके रिसर्च के रिजल्ट रिलायबल और एक्यूरेट हों। अगर आप टाइप 1 एरर को मिनिमाइज करते हैं यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल को लो रखते हैं, जैसे 0.001, तो टाइप 2 एरर बढ़ सकता है। और अगर आप टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करते हैं यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल को हाई रखते हैं, जैसे 0.20, तो टाइप 1 एरर बढ़ सकता है। ये बैलेंस आपको आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और डेटा के हिसाब से रखना होता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।